गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग साइंस का मॉडल सेट 1 आपका क्लास 9 टर्म 2 एग्ज़ाम का लेके आए हुए हैं। साइंस का मॉडल सेट 1 आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग का तैयारी कितना है। सभी क्वेश्चन को हल किया गया है, बारीकी तरीके से समझाया जाएगा और जहाँ तक आशा है आपका एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन, मॉडल सेट से ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन देखने के लिए? क्या आप पढ़ लिए हैं? पहले नहीं पढ़े तो आप एक बार जरूर देखिए वीडियो अंत तक, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, सभी का नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए और एक बार कम से कम याद कर लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन, तब जाइए एग्ज़ाम देने, तब मज़ा लगेगा। क्योंकि तभी आप 9 क्लास क्या कर पाओगे, पास कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर में देखिए सेक्शन ए हो गया आपका। क्या हो गया सर? सेक्शन ए जो हो गया, ये सेक्शन ए में आपका क्या बोल देगा सर कि आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 5 गो हल करना है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन हमको आपको दिख रहा होगा कि बोला ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है एवं शक्ति का मात्रक क्या होता है सर? वाट होता है। क्या होता है? जूल और वाट होता है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा और नहीं पता है तो यहाँ से सीख लीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक पूछा था, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक पूछा था। तो आप बताइए यहाँ से कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है मेरा जूल हो जाता है और शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। क्या क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े सर। आप पॉज कर करके लिख भी सकते हैं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का हम लोग का हल हो चुका है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? तो तरंग वेग का आपको फॉर्मूला पूछ दिया गया है। तरंग वेग का आपको फॉर्मूला पूछ दिया गया है और तरंग वेग का फॉर्मूला होता है तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। तरंगदैर्घ्य गुना क्या हो जाता है? आवृत्ति हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है सर? इसको पहले सबसे अच्छा समझिएगा। सबसे पहला वर्ग क्या समझना, H2O का आणविक द्रव्यमान परिकलन कीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है सर? 2 गो है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है सर? 1 होता है। ठीक है, प्लस हो गया। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है सर? 16 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 हो गया और प्लस क्या हो गया? 16। तो 16 और 2 कितना हो गया सर? 18 यू इसका आंसर आ गया। क्या क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सर? आपको एक चीज़ इसमें बता दे रहे हैं, यदि किसी का कन्फ्यूजन होगा तो आप पीरियोडिक टेबल नेट से डाउनलोड कीजिएगा या आपका NCERT क्लास 10 का बुक में आपका दिया हुआ है, मेंडलीव वाला चैप्टर में आपका दिया हुआ है। तो आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा कि परमाणु संख्या, क्या बोले सर? परमाणु संख्या आपका बोल देगा, परमाणु संख्या देख लीजिएगा और परमाणु द्रव्यमान, वहाँ से आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से बनेगा सो। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वहाँ से क्या हो जाएगा कि परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा और परमाणु द्रव्यमान याद कर लीजिएगा। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे तो आपका क्लियर बनते जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 1 मोल से आप क्या समझते हैं? 1 मोल का फॉर्मूला होता है सर, इसमें देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर, 10 के पावर में 23 है सर, 10 के पावर में 23 है। ठीक है, 10 के पावर में 23 है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 दिया है ना, तो ये से 10 लिख दीजिएगा, 10 के पावर में आप 23 लिख दीजिएगा। ठीक है, 10 के पावर में आप कितना लिख दीजिएगा? 23 लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मोल आप बराबर होता है सर, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 परमाणु या अणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया है उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मजा आएगा सर, आप स्किप मत कीजिएगा, मजा आने वाला है। बोला नाइट्रोजन अस्थिकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो जीवाणु के द्वारा किया जाता है सर, तो वो होता है क्या? नाइट्रोसोमोनास और सूडोमोनास। ठीक है, सूडोमोनास के द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन अस्थिकरण किस जीवाणु के कारण किया जाता है सर? नाइट्रोसोमोनास और सूडोसोमोनास के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एड्स नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण फैलता है सर? HIV के कारण फैलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया सर? वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं? तो 78% हमारे नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। कितने परसेंट सर? 78% हमारे नाइट्रोजन गैस पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, यानी वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 1 जूल
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। बोला कि जब वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 1 मीटर विस्थापन होता है, ठीक है, तब उसे 1 जूल कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, 1 न्यूटन का बल लगा दिए, धक्का मार दिए, ठीक है। तो 1 न्यूटन का बल लगाइएगा तो कितना दूरी तय करेगा, यानी विस्थापन कितना का होगा, 1 मीटर का विस्थापन हो जाएगा। कितना मीटर का, 1 मीटर का विस्थापन हो जाएगा, जिसको विस्थापन को एस बराबर हम लोग सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एस से। तो अब 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ से देख लीजिएगा, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर हो गया। और जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखिएगा, जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल जो होता है सर कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड, इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। यानी क्या आप यहां से देख पा रहे होंगे कि n बराबर आपका कितना दे दिया, 220 हर्ट्ज दे दिया, ठीक है, 220 हर्ट्ज दे दिया। और v बराबर कितना दे दिया सर, 440 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग जिसको बोला जाता है। तो यहाँ से लैम्डा v बराबर n इंटू लैम्डा होता है। और यहाँ पे देखिए 440 है, 440 भी है, ठीक है, बराबर क्या हो गया सर, यहाँ से देखिएगा 220 लैम्डा हो गया। लैम्डा बराबर निकालिएगा तो ये तो 220 जो था, ये जो 220 था सर, लैम्डा बराबर निकालिएगा तो ये 440 का नीचे आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 1 0 कट गया, 22 से कम 22, 22 दूना 44, यानी कितना आ गया सर मेरा, 2 मीटर इसका आंसर आ गया। 2 मीटर मेरा इसका आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया, यहाँ तक मजा आ रहा है सर क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े सर। इससे पहले आप यदि चैनल में नया है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपका 9 क्लास का और 10 क्लास का जब भी हम सिलेबस का क्वेश्चन डालें सर, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। आपको मजा लग रहा होगा सर, आप वीडियो स्किप मत कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, मजा आने वाला, सभी क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो यहां से देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन दे दिया, तो सोडियम का परमाणु भार जो होता है कितना होता है, 23 ग्राम होता है। तो 23 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.022। ये तो फॉर्मूला हो गया, 10 टू द पावर कितना हो गया सर, 23 हो गया। अब 46 ग्राम का पूछा था, कितना ग्राम का, 46 ग्राम का, तो ये 1 ग्राम का निकला। 1 ग्राम में कितना हो गया, 6.022 × 10⁻23 हो गया 1 ग्राम का। अब यहाँ से देखिए 46 ग्राम का पूछा तो 1 ग्राम बटे कितना हो गया, 23 हो गया, गुना क्या हो गया सर मेरा, 46 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 12.044 गुना 10 के पावर 10 टू द पावर 23 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते सर, मजा आ रहा है, आप देखते चलिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, सो बोला कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। यानी थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसका व्याख्या करने के लिए बोला। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा क्या बोला कि 11 नंबर का क्वेश्चन जो मेरा बोल दिया सर, 11 नंबर का बोला थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। बोला थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में धंसे सूखे मेवे की तरह था। नहीं समझ में आया, चलिए मान लीजिए ये मेरा एक केक हो गया, ठीक है, ये केक हो गया। अब मान लीजिए इसमें देखिएगा काजू किशमिश दिया हुआ था, इस प्रकार से दिया हुआ था। तो यही चीज़ को इमेजिन किया गया सूखे। यहाँ आपको बोल दिया थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन जो था क्रिसमस केक मतलब क्या बोल दिया, क्रिसमस में जो केक काटा जाता है सो लगे सूखे मेवे की तरह था। क्या था, इलेक्ट्रॉन। ये सब जो मेरा धसा हुआ था, किशमिश वगैरह सब दिया रहता है, काजू सब दिया हुआ रहता है सर। तो ये सब जो दिया हुआ रहता है उसको इलेक्ट्रॉन से सूचित किया कि इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। या फिर बोल सकते हैं आप एक तरबूज ले लो, ठीक है, तरबूज को जब काटते हैं तो उसमें देखिएगा दाना जो रहता है उसका, कभी कभी हम लोग तरबूज खाते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं क्या कि तरबूजों में दाना रहना क्या जरूरी था, खाने में बड़ा डिस्टर्ब करता है क्या सर। तो वही जो हम लोग दाना जो थूक देते हैं ना, या क्या बोलते हैं उसको निकाल देते हैं, तो वही दाना को जो था तरबूज में पूरा धंसा हुआ रहता है कि अंदर में घुसा हुआ था, उसी को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया था। किससे कंपेयर किया गया था, इलेक्ट्रॉन की। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है। अब क्या हो रहा है, तरबूज लाल खाने वाला भाग धन आवेशित है, यानी कि जो खाने वाला भाग था वो पॉजिटिव था, ठीक है, और
धन आवेश गोले को प्रदर्शित करता है और धंसे हुए बीज इलेक्ट्रॉन के समान होता है, ठीक है। और धंसा हुआ जो बीज था वो मेरा इलेक्ट्रॉन के कण बोला। अब परमाणु एक गोलाकार गेंद की तरह है, और क्या बोल दिया कि परमाणु जो मेरा है वो गोलाकार गेंद की तरह है और परमाणु धन आवेशित कण का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्या बोला है, ऋण एवं धन आवेश परिणाम। यहाँ से तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट आप देखिएगा क्या बोल दिया गया कि यहाँ से ऋण एवं धन आवेश परिणाम में समान होते हैं, दोनों क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन भी आप देख लिए, मजा लग रहा होगा, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन सर, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया यहाँ से, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बोला है क्या जानते हैं, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो जैसे देखिए ऑक्सीजन का ले लिया, तो अभी आपको हम बताएं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और ऑक्सीजन के गो है 2 गए, इसलिए 2 से गुना कर दें, कितना हो गया सर मेरा 32 हो गया। कितना हो गया, 32 ग्राम मोल आ गया। अब 1 मोल O2 में कितना हो गया सर, 32 ग्राम हो गया। अब बोला था 0.5, तो 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16.0 ग्राम आंसर आ जाएगा। मजा आ गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला वो चीज देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल दिया गया, प्रतिरक्षीकरण क्या है। एक चीज आपसे बता रहे हैं, जब हमारे देश में या पूरा विश्व का बात करते हैं, जब हमारे देश में कोरोना नामक एक बीमारी फैला था, कोरोना नामक बीमारी फैला था, उस टाइम बड़ा काफ़ी हवा था कि इसका क्या वैक्सीन क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इसका एक टीका क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इसका दवाई क्यों नहीं निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रतिरक्षीकरण वही चीज़ है सर कि जब हम लोग को कोई चीज़ का टीका लगाया जाता है, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रोगों से बचाता है और हमारे अंदर में जितने भी क्या चीज़ बोलते हैं उसको, कीटाणु रहते हैं उसको मार दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हानिकारक कीटाणु रहते हैं उसको मार दिया जाता है। इसलिए बोला कि जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर जीवों को मार कर या उसके प्रवेश पर रोक लगाते हैं, यानी क्या आप प्रवेश पर रोक लगाते हैं। जैसे बोला जाता है क्या कि कोरोना का वायरस जब हम लोग के शरीर में प्रवेश करता था तो एकदम काफ़ी जानलेवा था। ये चीज़ कोरोना के बारे में हम लोग तो सब भली भांति जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया था। मान के चलिए एकदम तहस नहस कर दिया था। 2 साल मतलब मान के चलिए कि एकदम कष्टमय ज़िंदगी हम लोग के मिडिल क्लास के जितने भी लोग थे कष्टमय ज़िंदगी जिए सर हम लोग। अब यहाँ से देखिएगा रोग लगा, अब यहाँ से क्या बोला है क्या, जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर जीवों को मार कर या उसके प्रवेश पर रोक लगाते हैं, ठीक है सर, क्या करते हैं हम लोग, रोक लगाते हैं, तो इस क्या बोला, तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सही बात बोला। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण कहा जाता है, ठीक है। यानी समझ में आ गया कि प्रतिरक्षीकरण क्या है। आप कोरोना के बारे में भी लिख सकते हो बना के अपने, कि जब हम लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे थे तो हम लोग को क्या किया गया, एक टीकाकरण किया गया, वैक्सीन लगाया गया, जिससे हमारे कोरोना नामक वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया गया और हमारी जान को बचाया गया। इस प्रकार से भी जोड़ के लिख सकते हैं। यानी समझ में आ गया कि प्रतिरक्षीकरण क्या है। वैक्सीनेशन करके हमारे शरीर में जितने भी कीटाणु, हानिकारक कीटाणु रहते हैं प्रवेश करने से रोकता है, या फिर शरीर में रहता है हानिकारक कीटाणु जितने भी रहते हैं उसको मार दिया जाता है, उसी को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा है, जल प्रदूषण के कारण, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण क्या है, जल में कृषि रसायनों, खादों एवं उर्वरकों को मिलना, ठीक है। जल में औद्योगिक रसायनों और कचरों का मिलना, सही बात बोला है। जल में कृषि रसायनों, खादों, उर्वरकों का मिलना, इससे समझिएगा, जैसे देखिएगा कि मान लीजिए हम लोग खेत है, ये मेरा खेत हो गया, हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के इसमें क्या करते हैं, दवाई का छिड़काव करते रहते हैं ताकि हमारा फसल क्या हो, कीटाणु से मतलब कीटाणु नहीं खा सके जी, और क्या हमारा फसल बर्बाद ना हो, जिसके चलते तरह तरह का उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, विषैला पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग खेत पर छिड़काव कर देते हैं, बारिश होती है, जब बारिश होती है सर, बारिश होती है तो ये क्या होता है कि नदी और नालों के द्वारा, फिर नालों के द्वारा नदी और समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। अब क्या बोला, जल में औद्योगिक रसायनों और कचरों का मिलना। आप एक चीज़ जानिएगा, पहले सीखिएगा एक चीज़, क्या चीज़ बोल रहे हैं वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जितने भी प्लांट, फैक्ट्री सब लगाए जाते हैं, उद्योगपति सब जितना भी प्लांट वगैरह सब लगाता है, सब नदी किनारे लगाता है, सब नदी के किनारे लगाता है। क्यों जानते हो, जितना भी इसमें से मलबा निकलता है ना, सब नदी में बहा दिया जाता है, ठीक है। और नदी में बहा देने के बाद ये लोग निश्चित हो जाता है कि चलो कचरा खत्म हो गया,
लेकिन ये चीज़ नहीं जा रहा है कि जल का कितना प्रदूषण हो रहा है। भैया आप जहाँ पे प्लांट लगाए हुए हो वहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट आपका वहाँ पे ऐसा पॉपुलेशन नहीं होगा कि उस पानी का पीने या नहाने योग्य होगा, जो इस्तेमाल करता होगा उस तरह का पॉपुलेशन नहीं होगा। लेकिन सोच के देखिए कि नदी का पानी एक जगह सिर्फ प्लांट के पास ही थोड़ी ना रहता है, वो तो बहते हुए दूसरे जगह पर ही जाता है, दूसरा प्लेस पर भी पहुँचता है। तो आप सोच सकते हो कि जब वहाँ का जीव जंतु यदि उस जल को पी लेता है या फिर मनुष्य जो रहता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे जैसे गांव के लोग जो रहते हैं नदी में नहाते धोते हैं, नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, अब सॉरी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पीने के लिए। तो आप सोच सकते हो इसमें क्या सोच सकते हो सर कि आप यहाँ से बोल सकते हो क्या कि जो जल जो मेरा हो जाता है प्रदूषित हो जाता है किसके कारण? सर आपका औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रियों से जो मलबा निकलता है, जितने भी हानिकारक पदार्थ निकालते हैं सब नदी में इसको क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है सर, उसको प्रदूषित कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, जल स्रोतों के निकट शौच करना, यानी क्या हम लोग क्या करते हैं, अक्सर देखा जाता है गांव देहात में खास करके, और ये चीज़ होता है कि हम लोग नदी किनारे शौच करते हैं, कूड़ा कचरा जितना भी जमा होता है सब जाके नदी किनारे फेंक देते हैं ताकि नदी में बह जाए। जल स्रोतों में पशुओं का स्नान कराना, यानी क्या भैंस वगैरह सब, गाय वगैरह सब जितना भी चीज़ रहता है सब जाके हम लोग कहाँ पे धोते हैं, नदी पर धोते हैं। हम लोग को कुछ भी होता है तो बोल चल नदिया में धोवे, ये चीज़ ना बोलते हैं, नदिया में बढ़िया से धोवे, तो यही चीज़ ना बोलते हैं चलो नदी में धोवे, गाय पोस ये है उस सबके धोए धोवे। लेकिन ये चीज़ नहीं समझ पाता है कि जितना भी चीज़ है कि हम लोग क्या समझते हैं उसका कि जल है तो वो जितना अच्छा रखेंगे उतना हम लोग का ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन वो चीज़ तो रूल नहीं लागू है ना, यहाँ सब अपने जीवन से मतलब रखता है कि अरे हम इस जगह पे अपने बैल बकरी को धो देंगे तो ये तो पानी बह के नीचे चल जाएगा। लेकिन उसके बारे में सोचिए जो नीचे जल को इस्तेमाल करेगा। तो इस प्रकार से 3 कारक हम लोग लिख चुके हैं कि हमारा जल स्रोत को किस प्रकार से प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। बोला किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा बोला क्या सर, देखिएगा कि अब यहाँ से आपका क्या जानते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा लेकिन उसमें से 3 ही का आंसर देना है। आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन आपको 3 ही का आंसर देना है, ठीक है। तो आप बढ़िया से देख लीजिएगा, यदि 5 याद कर लेते हैं तो आप 3 आपका आराम से लिखा जाएगा। बोला क्या किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बोला गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या बोला है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ से समझिएगा, मान लीजिए ये वस्तु हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से प्रारंभिक वेग इसका क्या है, u बराबर क्या है मेरा 0 है। अब इस पर हम लोग कुछ न्यूटन बल लगा दिए, धक्का लगा दिया, ठीक है। तो ये विस्थापित हो गया यानी s कुछ दूरी तय कर लिया, ठीक है। तो इसमें तो गतिज ऊर्जा आ गया ना। मान लीजिए ये वस्तु विराम अवस्था में था यानी u बराबर आपका 0 था, ये गति की अवस्था में आ गया, ठीक है। ये चलना प्रारंभ कर दिया तो इसमें कुछ गतिज ऊर्जा आ गया। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए हम खड़ा हैं यहाँ पे या आप खड़ा हो, आप पहले खड़ा हो तो आपका क्या है सर, प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया 0 हो गया। आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि आप दौड़ना शुरू कर दे, दौड़ना शुरू कर दे, आप में क्या आ जा रहा है, गतिज ऊर्जा आ रहा है, ठीक है। इसलिए दौड़ता हुआ बालक बोल सकते हैं, गतिशील बंदूक की गोली बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग किस प्रकार व्यंजक प्राप्त करेंगे वो चीज़ देखिएगा, इसका व्यंजक हम लोग किस प्रकार प्राप्त करेंगे वो चीज़ देखिएगा। बोला है क्या, देखिएगा कोई भी वस्तु यदि रहता है तो ये चीज़ हम न्यूमेरिकल में बताए थे और ये चैप्टर का साइंस का आपका हर न्यूमेरिकल को हल कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक वस्तु हो गया, ठीक है। तो ये इसका यदि मास बोलेंगे तो इसको m से सूचित करते हैं, इसका द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं, m। द्रव्यमान की कोई वस्तु मतलब m भार का कोई वस्तु विराम अवस्था से यानी u बराबर आपका क्या हो गया 0, प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0, गति शुरू करती है बल F के कारण एक समान त्वरण, यानी क्या बल लगा दिए, क्या लगा दिए, फोर्स लगा दिए F, ठीक है। और एक समान त्वरण यानी A एक्सेलरेशन मेरा क्या है बराबर है त्वरण S दूरी तय करता है, यानी विस्थापन जो आता है मेरा S कुछ दूरी तय कर लेता है, दूर करने के बाद भी वेग प्राप्त कर लेता है। जब कुछ दूरी प्राप्त करता है तो कुछ ना कुछ तो वेग प्राप्त करेगा ना, जिसको हम लोग v से सूचित करते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है वो दौड़ना चालू किया, या कोई पत्थर कोई लुढ़का दीजिए आप, तो मान लीजिए वो 10 ग्राम का था सपोज दैट, या 100 ग्राम का था, एक वस्तु था मेरा, वो चलना, जब उसको लुढ़काना स्टार्ट किया तो उसमें गतिज ऊर्जा आ गया। जब गतिज ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा मजा आएगा, जब गतिज ऊर्जा आ गया तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो स्पीड आ जाएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगा, ठीक है। और कुछ दूरी तय किया, मान लो 15 मीटर का दूरी कर दिया, जो s बराबर आपका कितना हो गया 15 मीटर हो गया, ठीक है। वेग प्राप्त कर लेते, सही बात है, उसका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, एक समान त्वरण के साथ जाएगा। आगे इसी क्वेश्चन का बढ़ते हैं सर। अब यहाँ से देखिएगा
यहाँ से आपको देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा जब हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे, u बराबर क्या ले लिया, 0 बोल दिया है, तो v बराबर va ले लिया है, क्योंकि अंतिम वेग जो था, जो लास्ट में जो वेग प्राप्त कर लिया है तो वो va मान लिया है। s बराबर s यानी कि कुछ दूरी तय किया था, जो दूरी तय करता है उसको s से सूचित करते हैं, और जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण से दौड़ता है उसको a से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, a से। तो गति के समय, गति का रूल से हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है सर, v बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एस होता है। तो u यानी क्या, जब वस्तु मेरा चलना प्रारंभ किया था तो उसका u जो था, प्रारंभिक वेग मेरा कितना था, 0 था, इसलिए 0 ले लिया, और 2as हो गया, v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2s हो गया। अब यहाँ से as बराबर निकाला है, क्या चीज़ निकाल दिया सर, as बराबर निकाला है। देखिएगा as बराबर निकाल दिया, तो आप देखिएगा as बराबर निकालेगा, v ऊपर में रह गया, और यहाँ से देखिए as बराबर 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ से देखिए वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर वस्तु द्वारा किया गया कार्य होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, F इंटू एस हो जाता है। F मेरा क्या है, बल है, और s मेरा क्या है, तय की गई दूरी है। अब यहाँ से F बराबर, हम लोग एक चीज़ और फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाता है। तो F बराबर इतना हो गया, यहाँ से सीख लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखिएगा F बराबर m इंटू as बराबर, यहाँ से देखिएगा as बराबर हम लोग इसको इक्वेशन जो 1 माने थे, इसको इक्वेशन जो 1 मान लिए थे, तो यहाँ से as बराबर v स्क्वायर बटे 2 माने थे कि नहीं, तो v स्क्वायर बटे 2 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा आगे यदि इसका हम पढ़ते हैं तो v स्क्वायर बटे 2 कहाँ से आया, as के जगह आया, इसलिए हाफ mv स्क्वायर हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। क्या सर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर हो जाता है, हाफ mv स्क्वायर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल दिया, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, वो चीज़ देखिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन बोल दिया क्या सर, एक तरंग की आवृत्ति, एक तरंग की आवृत्ति बोल दिया, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें, तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। अब यहाँ से देखिए, आप उत्तर में देखिएगा, इसका आंसर में देखिएगा सर, तो सर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें, तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति वेग के बीच संबंध स्थापित करें। यहाँ से भी फॉर्मूला निकालने के लिए आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 सेकंड में उत्पन्न तरंग की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। सही बात बोले कि 1 सेकंड में जो तरंग उत्पन्न होता है उसी को आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ज होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ज, जिसको hz से सूचित करते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं, 2 क्रमागत, मान लीजिए 2 वस्तु लेते हैं, 2 क्रमागत संपीड़न या विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसका मात्रक सेकंड है, इसका मात्रक क्या हो गया मेरा सर, सेकंड हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं सर, अब यहाँ से देखिएगा आराम से समझ में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। वेग को हम लोग v से सूचित किए, और दूरी कितना हो गया, लैम्डा हो गया, समय कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, v इंटू टी बराबर क्या हो गया, लैम्डा हो गया, v बराबर क्या हो गया, 1/n हो गया, t बराबर क्या हो गया सर, t बराबर क्या हो गया, 1/n बराबर लैम्डा, क्योंकि t बराबर हम लोग जानते हैं, t बराबर फॉर्मूला ही होता है 1/n होता है, ठीक है। अब यहाँ से v बराबर निकाल देंगे, तो n इंटू क्या हो गया, लैम्डा हो गया, n इंटू क्या हो गया, लैम्डा हो गया, यानी v मेरा क्या था, तरंग वेग था मेरा सर, और n मेरा क्या था, आवृत्ति था, और लैम्डा क्या था मेरा, तरंगदैर्घ्य था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, आसानी तरीका से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्या ये सर मस्त क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन में। बोला है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, समस्थानिक के से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। अब यहाँ से देखिएगा, समस्थानिक के कोई 3 उपयोग को भी लिखने के लिए बोल दिया है। पहला नंबर में देखिए, एक ही तत्व वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान है। जैसे मान लीजिए इसमें देखिएगा कार्बन लिया, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। देखिए कहीं आप देखे होंगे C6H12, यानी क्या, परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है, तथा यहाँ पे देखिए C6H12 हो गया और यहाँ पे C6H14 हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया समस्थानिक बोला गया, यानी कि आप यहाँ से सरल भाषा में सीख गए कि परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, उसी को समस्थानिक कहते हैं। अब इसका उपयोग बता दिया, उपयोग पूछा था, मृत जानवरों, पेड़ पौधे, पुराने पत्थरों के नमूनों इत्यादि की आयु ज्ञात करने में, ठीक है। इसका आयु ज्ञात करने में समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, यानी ये कार्बन का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। जमीन के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने में भी किया जाता है, जैसे रडार वगैरह सब हो गया। जमीन के अंदर जितने भी वस्तु रहते हैं उसका भी पता लगाने के लिए, जैसे जमीन के अंदर सोना रहता है, क्या बोलते हैं उसको,
कोयला रहता है, ये सब का प्रयोग करने के लिए, ये कार्बन का प्रयोग करने के लिए, मतलब इस्तेमाल करने के लिए सर, प्रयोग जांचने के लिए कि जमीन के अंदर क्या है वो चीज़ को चेक करने के लिए इसका प्रयोग, समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोले, जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। इसका एक आरेख बना लीजिएगा, आपका बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, जलाशय में से पानी का वाष्पीकरण होता है। पहले देखिए, मान लीजिए ये जलाशय हो गया, यहाँ पे पानी है, सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे पड़ता है सर, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है। संघनन के बाद जब यहाँ पे जाता है, संघनन यानी जमा होता है, फिर वर्षा होती है, संघनन के बाद बादल में परिवर्तित हो जाता है और क्या होता है, वर्षा होती है। यह जलाशय में वापस जाकर फिर मिल जाता है। सही बात बोले कि नहीं? यानी क्या, पहले देखिए जलाशय में मेरा जल जमा था, उसके बाद ये क्या हो गया कि सर वाष्प बन के ऊपर संघनन गया, संघनन से बादल बना, बादल से फिर क्या हो गया, पानी के रूप में फिर से वहीं पे वापस एक संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी जल वाष्प बनाता है और वाष्प के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, उसे जल चक्र कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है मॉडल सेट का। देखिए यहाँ पे क्या बोला, संक्रामक और असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। देखिए संक्रामक रोग का किसको बोले, जिसको जैसे कोरोना यदि आप लोगे तो ये एक संक्रामक रोग था। कोरोना को लोगे, कोविड को, तो ये एक मेरा क्या था, संक्रामक रोग था सर। क्या था सर? मेरा एक संक्रामक रोग था जिसको छूने से, संपर्क से में आने से बढ़ रहा, मतलब फैल रहा था। और असंक्रामक जिसको छूने या संपर्क में आने से नहीं फैलता है, उसी को असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे संक्रामक रोग वे रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति तक फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है? जैसे बोले मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, डायरिया हो गया, हैजा हो गया, या फिर कोविड-19 बोल सकते हो। इसमें असंक्रामक रोग किसे बोलेंगे? वैसे रोग जो एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंचते, अर्थात बीमारी नहीं उत्पन्न करते, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर हो गया, ये एक दूसरे में फैलता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को कैंसर है तो दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा तो वो कैंसर उसके ऊपर में नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोविड का बात करते हैं, एक पेशेंट यदि मेरा कोविड-19 ग्रसित है और वो दूसरे व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको भी कोविड-19 पकड़ने का ज़्यादा से क्या चांस ही है कि वो पकड़ लेता है, तो उसको संक्रामक कह दिया। लेकिन उच्च ताप, रक्तचाप हो गया, मोटापा हो गया, ये सब बीमारी कभी भी सटने या आपका संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो आई होप सर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप एक बेहतर नोट्स बना लीजिएगा इसका, और आप एग्ज़ाम अच्छा ले जाइएगा। सर आपका एग्ज़ाम तभी अच्छा जाइएगा जब सब क्वेश्चन को समझ के याद कर लीजिएगा। और 1-2 बार आपको हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम भी देने जाइएगा ना, तो वहाँ आपको कोई क्वेश्चन सुनेगा नहीं, वहाँ आपको लिखने बोलेगा। आप सोचते हो क्या 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ लेते हो, सोचते हो क्या नहीं क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, हमसे लिखा जाएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन लिखाएगा नहीं सर। तो आप इतना कर लीजिएगा कि सिर्फ 1 से 2 बार लिखने का, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका एग्जाम और अच्छा जाएगा। एग्जाम बेटर ले जाने का और एक तरीका है, जितने भी क्वेश्चन सिर्फ दिए हुए हैं जैसे मॉडल सेट, उसको आपको कॉपी करके जेरॉक्स करके निकाल लीजिए। और जब आपका सब क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जा रहा है तो 3 सेट है ना, तो आप जब पढ़ने बैठते हो तो 1.5 घंटा का आप एकदम परफेक्ट वॉच टाइम देख के आप 1.5 घंटा का टाइम सेट कर लो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और देखो कि 1.5 घंटा में सभी क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए, आंसर शीट को ना देखते हुए आप लिखने का प्रयास करो। और यदि आप लिख लेते हो सर क्वेश्चन को, तो आप समझ लेना कि आपका तैयारी बहुत बेटर है। यदि नहीं लिख पाते हो तो आपका तैयारी बिल्कुल नहीं है, अभी भी समय है, 5 से 6 दिन आपका एग्जाम में बचा हुआ है। आप चाहोगे तो बहुत बेटर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सर, यदि आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर, क्योंकि मुझे कुछ सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप लोग के प्यार की वजह से ही हम थोड़ा आगे बढ़ पा रहे हैं, और ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए, पंकज सर की ओर तरफ से थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए सर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।